नमस्कार। गंगा के किनारे बसा कानपुर ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो भारत की धड़कती हुई औद्योगिक आत्मा है। एक ऐसा शहर जिसने अपनी आंखों के सामने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। तो चलिए आज सफर करते हैं कानपुर की गलियों और इसके इतिहास के पन्नों में और समझते हैं कि कैसे इस एक शहर की कहानी असल में पूरे भारत की कहानी बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर गंगा किनारे बसा एक साधारण सा शहर दुनिया भर में पूरब का मैनचेस्टर कैसे बन गया। वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इसे भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल इंजन में बदल दिया। चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, आज के कारखानों और इस भीड़ भाड़ के नीचे ना कानपुर की एक और कहानी दबी हुई है। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है। अगर हमें इसके एक औद्योगिक शहर बनने की कहानी को समझना है तो पहले हमें इसकी जड़ों तक पहुंचना होगा। चलिए उस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कानपुर के नाम की जड़ें तो पुराणों में मिलती हैं। एक कथा के हिसाब से इसका नाम कान्हापुर था, यानी भगवान कृष्ण की नगरी। तो वहीं दूसरी कहानी इसे महाभारत के महान योद्धा कर्ण से जोड़कर कर्णपुर बताती है। अब ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कानपुर की मिट्टी हमेशा से संस्कृति और आध्यात्म से सींची हुई है। इसके एक इंडस्ट्रियल शहर बनने से बहुत पहले से। जरा इस लंबे सफर पर नजर डालिए। वैदिक काल से ही ये गंगा यमुना दोआब की उपजाऊ जमीन का हिस्सा रहा। गुप्त काल के सुनहरे दौर में यहाँ संस्कृति खूब फली फूली। मुगल काल में तो ये एक जरूरी ट्रेड रूट बन गया, एक ऐसी धमनी जिससे पूरे उत्तर भारत में व्यापार की जान बहती थी। फिर आए मराठा, जिन्होंने इसकी रणनीतिक अहमियत को पहचाना। और फिर इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसने कानपुर का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, अंग्रेजों का। और बस यहीं से शुरू होता है वो अध्याय जिसने कानपुर को दुनिया के नक्शे पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वो कहानी है कि कैसे एक शांत सा दिखने वाला शहर फैक्ट्रियों के धुएं और मशीनों के शोर से गूंज उठा और इसे एक ऐसी पहचान मिली जो आज तक इसके साथ जुड़ी हुई है। इस पूरे बदलाव की शुरुआत एक ही फैसले से हुई थी। अंग्रेजों ने गंगा के ठीक किनारे एक बहुत बड़ी सैन्य छावनी बना दी। सोचिए, गंगा का किनारा, उपजाऊ जमीन और सेंट्रल इंडिया का दरवाजा। अंग्रेजों ने कानपुर में सिर्फ एक कैंटोनमेंट नहीं बनाया था, उन्होंने अपने साम्राज्य के लिए एक आर्थिक इंजन का बीज बोया था। और यह बीज बहुत जल्द एक विशाल पेड़ बनने वाला था। और देखते ही देखते कपड़ा मिलों की चिमनियां आसमान में धुआं उगलने लगी। चमड़े की खास महक शहर की हवा में घुल गई। सेना के लिए हथियार बनने लगे और रेलवे की पटरियां शहर की नसों की तरह पूरे देश में फैल गई। ये सिर्फ उद्योग नहीं थे, ये एक नए युग की धड़कन थे जिसने कानपुर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कानपुर में बना सामान इतनी अच्छी क्वालिटी का होता था कि उसकी मांग इंग्लैंड तक होने लगी। जरा सोचकर देखिए, गंगा के किनारे बना सामान अटलांटिक पार करके इंग्लैंड के बाजारों में बिक रहा था। इसकी तुलना इंग्लैंड के सबसे बड़े औद्योगिक शहर मैनचेस्टर से की जाने लगी और कानपुर को एक खिताब मिला, द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। ये कानपुर की कामयाबी का शिखर था। लेकिन जिस तरक्की की नींव पर कानपुर की ये शानदार इमारत खड़ी हो रही थी, उसी के नीचे गुलामी और असंतोष की आग भी सुलग रही थी। और 1857 में ये आग एक ज्वाला बनकर फट पड़ी। कानपुर अब सिर्फ एक औद्योगिक शहर नहीं था, बल्कि आज़ादी की लड़ाई का एक धधकता हुआ केंद्र बन चुका था। यहां से कहानी का रुख थोड़ा गंभीर होने वाला है। 1857 का संग्राम, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और इस संग्राम में कानपुर की कमान संभाल रहे थे नाना साहेब, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। नाना साहेब के नेतृत्व में कानपुर की गलियां अब सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं थीं, बल्कि आज़ादी के लिए एक रणभूमि बन चुकी थीं। और इसी संग्राम के बीच सती चौरा घाट पर एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। देखिए, इस घटना को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, पर एक बात तो तय है, इसके बाद अंग्रेजों ने जो बदले की कार्रवाई की, उसमें क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं। कानपुर ने दमन का एक ऐसा भयानक दौर देखा जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये अंग्रेजों का तरीका था, एक हाथ में तलवार तो दूसरे में हथौड़ा। उन्होंने पहले तो विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचला और फिर शहर को अपनी छवि में दोबारा गढ़ना शुरू किया, ताकि ये पक्का हो जाए कि ऐसी आग फिर कभी ना भड़के। नई सड़कें बनी, नई इमारतें बनी, लेकिन उनकी हर ईंट पर विद्रोह को कुचलने की कहानी लिखी हुई थी।
1857 की उस राख से कानपुर एक बार फिर उठा, लेकिन इस बार इसकी आत्मा में सिर्फ उद्योग नहीं बल्कि आजादी का जज्बा भी था। अंग्रेजों ने शरीर पर तो कब्जा कर लिया था, पर वो कानपुर की आत्मा को नहीं जीत पाए थे। चलिए देखते हैं कि इस नई आत्मा ने कानपुर को क्या शक्ल दी। 20वीं सदी आते आते गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे क्रांतिकारियों की कलम ने शहर में एक नई आग लगा दी। ये विचारों की आग थी। अब कानपुर की फैक्ट्रियों के मजदूर सिर्फ सामान नहीं बना रहे थे, वो एक आजाद भारत का सपना भी बुन रहे थे। शहर की हवा में अब क्रांति की गंध थी। और यही तो कानपुर की कहानी है, एक लगातार बदलाव की कहानी। जहां कभी कपड़ा मिलों का धुआं उठता था, आज वहीं भारत के सबसे तेज दिमाग आईआईटी में भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। शहर ने अपनी चमड़े की विरासत को छोड़ा नहीं, बल्कि उसे स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी की नई ऊर्जा से जोड़ दिया है। ये एक शहर का शानदार विकास है। और इन सब के बीच है कानपुर की असली आत्मा, इसकी गंगा जमुनी तहजीब, जहां अलग अलग संस्कृतियों और धर्म गंगा और यमुना की तरह एक साथ बहते हैं। ये एक ऐसा शहर है जो अपने इतिहास को भूलता नहीं, बल्कि उसे अपनी आधुनिक पहचान का हिस्सा बनाता है। नाना राव पार्क उसके संघर्ष को सलाम करता है, तो गंगा बैराज उसके भविष्य की ओर इशारा करता है। तो आखिर में कानपुर की कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें सिखाती है कि शहर सिर्फ ईंट और गारे से नहीं बनते, वो बनते हैं लोगों के संघर्ष से, उनकी उम्मीदों से, और हर बार गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने की उनकी जिद से। कानपुर सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये भारत की उस अदम्य भावना का प्रतीक है जो कभी हार नहीं मानती।